हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेटल एंड नॉन मेटल्स, अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था मेटलर्जी का। लेकिन आपने भी न्यूज़ सुना होगा कि मेटलर्जी का पार्ट जो है क्लास 10th के सिलेबस से हट चुका है। लेकिन फिर भी आधा हम लोग देख चुके थे, तो उसको हम लोग पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो चीजें हैं, जो बची हुई चीजें हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। इन शॉर्ट में ही देखेंगे किस तरीके से चल रहा है, लेकिन सारी चीजों को हम बताएंगे। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोग क्या पढ़ चुके थे, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स का पढ़ चुके थे। और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग पोर से, उनके ऑक्साइड से, ठीक है, वो हम लोग पढ़ चुके थे रिडक्शन के थ्रू। याद आ रहा है क्या? और साथ ही साथ दो अलग सा प्रोसेस भी पढ़े थे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, थर्माइट प्रोसेस भी पढ़े थे, जो कि आयरन को लेकर के था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और बहुत ज्यादा उसमें बेसिकली क्या था, बहुत ज्यादा हीट उसमें से बाहर निकलता था। ये चीज हम उसमें देखा करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो आपको देखना है वो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। तो जैसे कि लेस रिएक्टिव अपने पास कुछ मेटल्स रहेगा, उसको हम लोग को रिड्यूस करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे हीटिंग एलोन। कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे? फ्रॉम हीटिंग एलोन। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? हीटिंग एलोन। हम लोग केवल उसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो उसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले एक बार हम ट्राई करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। इसके बारे में देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी, इसका और का आप नाम जानते होंगे, सिनेबार। सिनेबार याद आ रहा है? तो उसको, उस ओर से हम लोग इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो चीज है। तो जनरली क्या रहता है, सिनेबार आपका ZnS रहता है। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड रहता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, यानी कि रोस्टिंग कर देंगे। और रोस्ट करने के बाद आपका HgO बनता है, ऑक्साइड का फॉर्म बनता है। ठीक है, किस चीज का फॉर्म बनेगा? ऑक्साइड का फॉर्म बनेगा। और ऑक्साइड के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, हीटिंग एलोन जो बात कर रहे थे। और फिर वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा Hg में, मर्क्यूरी मेटल में। बात समझ में आया? यही उसका प्रोसेस है। HgS को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, वही रोस्टिंग जो हम लोग कर रहे थे वो करेंगे। फिर HgO यानी कि उसका ऑक्साइड बन जाएगा। फिर उस ऑक्साइड को हम लोग जब हीट करेंगे तो वहां से Hg जो है वो आपका बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार से यदि हम कॉपर का बात करें, तो कॉपर सल्फाइड आपका रहेगा। कॉपर सल्फाइड को यदि हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वही रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और वो कॉपर वन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कॉपर वन ऑक्साइड, उसका वहां पे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो बनेगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फाइड हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड ही बनेगा। और जब हम लोग उसको हीट करेंगे दोबारा वापस से, ठीक है, एक तरह से, तो वो फिर किसके साथ हीट करेंगे, तो कॉपर ऑक्साइड को फिर कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कॉपर ऑक्साइड को हम लोग कॉपर सल्फाइड के साथ जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या आपका बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये सब तो बेसिकली जो है वो क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। लेकिन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर भी उसके बाद भी और से जैसे ही एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ जो है वो इम्प्योरिटी रह ही जाता है, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी उसमें बच जाता है। तो उस इम्प्योरिटी को बाहर निकालने के लिए जो लास्ट प्रोसेस होता है वो रिफाइनिंग का होता है। ठीक है, किसका होता है, रिफाइनिंग का। तो उस प्रोसेस को फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रोसेस को क्या कहलाता है, रिफाइनिंग। यानी कि सिंपल सा है कि वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्यूरिफाई किया जाता है इम्प्योर मेटल। ठीक है, इम्प्योर मेटल को, यानी मेटल तो निकल गया लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी उसमें रह जाता है। उसी चीज को जब हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, उसी चीज को हम लोग, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या बोलते हैं उसको, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है इस मेथड में, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो कि काफी कह सकते हैं कि कॉस्ट इसमें कम आता है। जाहिर सी बात है, कॉस्टिंग कम आएगा और जो मेरा मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो हम वही प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे।
क्योंकि कॉस्टिंग यदि ज्यादा यदि लगने लग जाए और उससे प्रॉफिट कम हो तो फिर वो कोई बात ही नहीं बनता। आ रहा बात समझ में? तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, बेसिकली हम लोग वही इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक कैथोड रहेगा, एक एनोड रहेगा, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे और वो मेटल का ही इलेक्ट्रोड लेंगे, जो मेटल का हम लोग जिस मेटल का इम्प्योरिटी हम लोग निकालने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? वो डायग्राम से अभी बताते हैं, बस ओरली अभी आपको समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद जो आयंस में कन्वर्ट होता है, जो मेटल्स रहता है जो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इम्प्योरिटी उसके अंदर रहता है वो डिपॉजिट हो जाता है एज अ मड के रूप में नीचे सॉल्यूशन में। और जो आयंस में कन्वर्ट हुआ वो जाकर के, मान लेते हैं कॉपर का ले रहे हैं, तो एक होगा कैथोड और एक होगा एनोड। एनोड क्या होगा? पॉजिटिव पार्टिकल, और कैथोड क्या होगा आपका? निगेटिव वाला, ठीक है। तो कॉपर +2 बनेगा, तो +2 वाला क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, कैटायन उसका, तो वो किधर अट्रैक्ट करेगा? यस, किधर अट्रैक्ट करेगा? जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा, दैट मीन्स की एनोड की तरफ, ठीक है। सॉरी, किधर अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव की तरफ, और निगेटिव कौन रहेगा? कैथोड की तरफ, ठीक। तो उधर की ओर अट्रैक्शन होगा, जिससे फिर हम लोग क्या करेंगे, वो डिपॉजिट होते जाएगा धीरे धीरे करके, और डिपॉजिट होते जाएगा तो फिर हम लोग उसको बाद में प्योर मेटल के तौर पे वो अपने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या करेंगे, और इसमें जो हम लोग मेनली मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सा मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं? कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, टिन हो गया, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसको रिफाइंड करने का काम करते हैं, ठीक। अब इसमें जो है किस तरीके से करते हैं वो कहता है कि एक थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, ठीक है, एक थिक ब्लॉक रहता है, काफी मोटा, ठीक है, ब्लॉक रहेगा उस इम्प्योर मेटल का। ये एक मोटा ब्लॉक रहता है और एक पतला रहता है, ठीक है, एक तरह से। तो ये जो मोटा वाला यानी इलेक्ट्रोड के रूप में अपने को इस्तेमाल करना रहता है। किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोड के रूप में। तो इलेक्ट्रोड जब हम एक कंटेनर में लेंगे ना, कंटेनर में लेंगे तो एक मोटा वाला जो रहेगा और एक पतला वाला, एक थिन रहेगा और एक क्या रहेगा, ठीक रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं इसका, सॉरी, रिफाइनिंग कर रहे हैं हम लोग कौन सा, कॉपर का ही मान लेते हैं। किसका कर रहे हैं? कॉपर का। तो ये कंटेनर ले लिए और इसमें कौन सा सॉल्यूशन ले लिए? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है। किसका सॉल्यूशन ले लिए? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए। और सॉल्यूशन लेने के बाद एक जो है वो आपका कौन सा रहेगा? थिक रहेगा, और एक कौन सा रहेगा? थिन, ठीक है। और दोनों क्या रहेगा? किससे ज्वाइंट रहेगा? बैटरी ज्वाइंट रहेगा, ठीक है। किससे ज्वाइंट रहेगा? बैटरी से। और ये जो थिक वाला रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और जो थिन वाला रहेगा वो निगेटिव आपका रहेगा, ठीक है। और निगेटिव वाला क्या हो गया आपका? कैथोड, कैथोड। और ये वाला क्या रहेगा? एनोड। और ये जो थिक रहेगा वो आपका इम्प्योर, इम्प्योर कॉपर लिख देते हैं यहाँ पे, इम्प्योर कॉपर रहेगा। आ रहा बात समझ में? और उधर भी क्या रहेगा? कॉपर कहीं रहेगा, ठीक है, वो भी क्या रहेगा? प्योर कॉपर एज कैथोड, ऐसा लिख देते हैं, प्योर, प्योर कॉपर एज कैथोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें से जो इम्प्योरिटी रहेगा, इसमें जो इम्प्योरिटी रहेगा वो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे बाहर निकलता है और नीचे की तरफ जमा होने लगता है, ठीक है, नीचे गिर जाता है। और ये क्या रहेगा? मड, एक इम्प्योरिटी, मड हम इसको क्या कहेंगे? इम्प्योरिटीज कहेंगे या एनोड मड कहेंगे, इम्प्योरिटीज, ठीक है। और एनोड मड, एनोड मड भी हम इसको कहते हैं, ये रहता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है? जमा हो जाता है, और इसमें से क्या कन्वर्ट हो जाता है? ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें से Cu+2 बनते हैं। क्या बनते हैं? Cu+2 कॉपर आयन बनता है। और वो कॉपर आयन किधर की तरफ डिपॉजिट होने लगता है? इधर की ओर, ठीक है। Cu+2 जो बना वो किधर की तरफ डिपॉजिट होने लगेगा? इधर की ओर। और वहीं से फिर आपको क्या मिलेगा? जो आपका प्योर कॉपर मेटल है वो आपको देखने को मिलता है। बात समझ में आया? ठीक है। यानी सिंपली जो इलेक्ट्रोलाइटिक वाला जो हम लोग प्रोसेस देखे थे स्टार्टिंग में, उसी तरीके से एक कैथोड पे एक एनोड पे आपका वो रिएक्शन होते जाएगा, ठीक। और यही आपका जो है वो रिफाइनिंग का एक तरह से प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब एक हम चार्ट दे देते हैं जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा हम लोग प्रोसेस शुरू से लेकर के अभी तक हम लोग देख रहे थे।
ठीक है, शुरू से लेकर के अभी तक हम लोग देख रहे थे। और इसी तरीके से हम लोग फिर किसका करेंगे, जिंक का भी करेंगे, टीन का भी करेंगे, ठीक है, गोल्ड का भी करेंगे। इस तरीके से जो भी मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, मतलब रिफाइनिंग किए जाएंगे, रिफाइन किए जाएंगे। एक्सट्रैक्ट तो हम लोग ओर से ही किए, ठीक है, मेटल को, और फिर रिफाइनिंग करेंगे हम लोग, प्यूरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या हम लिख रहे हैं, ओर, क्या लिख रहे हैं, ओर, ठीक है। अब ओर का जो है वहां पे ये तीन तरीके से हम लोग बांट दिए थे, ठीक है, तीन तरीके से क्या बांट दिए थे यहाँ पे। जो पहला वाला था वो क्या था आपका, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, क्या लिखे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। आ रहा है बात समझ में, तीन तरीके से हम लोग किए। पहला क्या होगा, कंसेंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। तीन भाग में बांटे थे ओर को, याद है। तो ये क्या था आपका, सबसे पहला वाला क्या था, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो था, ठीक है, वो कंसेंट्रेटेड ओर ऑफ, कंसेंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेटेड और ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, और यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल, यही था ना। तो ये क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, ये ऐसा, और ये मान लेते हैं ये ऐसा, ठीक है, ध्यान में रखना। और ये लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। और इसको क्या किए थे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे ऑफ मोल्टेन ओर का। इसको क्या किए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, तो जिससे अपने को क्या मिला था, प्योर मेटल। याद आ रहा, वही एनोड और कैथोड वाला, जो लेस रिएक्टिव का जो लास्ट प्रोसेस कर रहे हैं ना, वही इसका हम लोग स्टार्टिंग में ही किए थे, जो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव थे। मॉडरेट वाले को हम क्या किए थे, एक दो तरीके से किए थे, एक तो कार्बोनेट ओर के साथ, कार्बोनेट और इसमें भी किए थे, और एक सल्फाइड और, सल्फाइड और, ठीक है, एक कार्बोनेट और था आपका, और ये दो पार्ट में सल्फाइड और फिर इसको क्या किए थे, मेटल ऑक्साइड बनाए थे। क्या बनाए थे इसका, मेटल ऑक्साइड, याद आ रहा, मेटल ऑक्साइड बनाए थे। कार्बोनेट और का जो मेटल ऑक्साइड बना था वो कैल्सिनेशन से बना था। प्रोसेस को क्या बोले थे, कैल्सिनेशन, और इसको क्या बोले थे, रोस्टिंग, रोस्टिंग, क्या बोले थे, रोस्टिंग। और यहां से फिर हम लोग क्या किए थे, रिडक्शन विथ कार्बन और एल्युमिनियम, इसका क्या किए थे, रिडक्शन, रिडक्शन विथ कार्बन और एल्यूमिनियम, याद आ रहा, एल्यूमिनियम और कार्बन के साथ हम लोग रिडक्शन किए थे। फिर अपने को क्या मिला था, इम्प्योर मेटल, क्या मिला था, इम्प्योर मेटल, और फिर हम लोग उसका रिफाइनिंग किए थे, रिफाइनिंग, जिससे अपने को क्या मिल गया था, प्योर मेटल, प्योर मेटल, ठीक है, क्या मिल गया था, प्योर मेटल। और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसमें अपना क्या रहा, सल्फाइड और, ठीक है, वहां से क्या, सल्फाइड, सल्फाइड और, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या किए उसका, उसके बाद रोस्टिंग करेंगे, तो इम्प्योर मेटल, ठीक है, क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो क्या अपने को मिलेगा, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग, तो अपने को क्या मिलेगा, प्योर मेटल, ठीक है, क्या मिलेगा, प्योर मेटल। तो ये बेसिकली जो ओर थे उसका किस तरीके से हम लोग किए हैं वो सारा हम लोग देखे हैं, ये भी देखे हैं डिटेल में, ये भी एकदम एक एक पार्ट देखे हैं। और ये वाला अभी थोड़ा सा आपको हम बताएं कि किस तरीके से हो रहा है लेस रिएक्टिव मेटल्स का, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में और तो कुछ है नहीं, ठीक है। और कोरिजन का जो पार्ट है वो तो जान ही रहे हैं कि कोरिजन क्या होता है, मेटल्स को मॉइस्चर के प्रेजेंस में यदि हम बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर नमी जब उसको मिलता है तो वो क्या कर जाता है, कोरिजन होता है आयरन में, ठीक है। बेसिकली क्या करता है वो एक तरह से आयरन को पूरे तरीके से कह सकते हैं कि उसको खराब कर देता है, देखते हैं ना जंग लगना जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल रिएक्शन सच एज एसिड बेस, ठीक है, ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहलाया, कोरिजन।
ठीक है। और जो कोरिजन ऑफ आयरन होता है उसी को कहते हैं रस्टिंग। यदि आयरन में कोरिजन लगता है किसी भी तरीके का, एयर से, मॉइस्चर से, वो खराब होता है या कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो वो चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, वैसे कोरिजन कहते हैं, लेकिन आयरन के साथ वही चीज हो रहा है तो क्या कहेंगे, रस्टिंग कहेंगे। ठीक है। और उसको बचाने का तरीका क्या हो जाता है, तो बचाने का तरीका क्या होगा, पेंट आप कर सकते हैं, कोई भी आयरन ब्लॉक है उसमें पेंट कर सकते हैं, या फिर एक प्रोसेस आता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक लेयर हम, ठीक है, कवरिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन के सरफेस पे एक हम लेयर बिठा दे किसका, जिंक का, तो जो है वो हम लोग रस्टिंग से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं आप आयरन को। ठीक है। तो यही बेसिकली है आपके जो बचा हुआ अपना पार्ट था। तो जो बचा हुआ पार्ट था उसको आज हम लोग देख लिए, और अगले क्लास से हम लोग फिर नए चैप्टर को देखेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, और ये पूरा चैप्टर रिवीजन कर लेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस को भी देख करके आएंगे। चलिए ठीक है, आज का सेशन काफी छोटा सा रहा, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।